हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण क्या है, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है और इनका संरक्षण हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर बात करें जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता है। देखिए, जैव विविधता क्या है कि किसी क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता है। यानी जहाँ पे आपको जीव जंतु के वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है, वहीं क्या है, जैव विविधता है। अब बात करें कि इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं, उनकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके अपने प्राकृतिक आवास होते हैं। जब किसी कारणवश उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, तो या तो वो संकटग्रस्त हो जाते हैं या तो संकटग्रस्त की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इनके प्राकृतिक आवास नष्ट क्यों होते हैं। उसके बहुत से रीजन हैं। हम पेड़ पौधे काट देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन, मानव भी एक फैक्टर है। उसके बाद जल और वायु प्रदूषण। तो एक एक करके हम इन सभी कारणों को देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला कारण, तो क्या है, जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से आजकल हम क्या देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लग रहा है और कहीं कहीं पे बारिश ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रहा है, और कहीं पे बारिश नहीं हो रहा है उससे क्या हो रहा है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जा रहा है। अब देखिए, अगर बारिश ज़्यादा होगा तो बाढ़ होगा, जब बाढ़ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो सर्वाइव करने वाले जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं रह पाएगा। तो वो क्या कर पाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ना तो प्रजनन कर पाएंगे और ना ही ये जो है अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे। जब ये संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे तो एक टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे अपनी संख्या कमी करने लगेंगे। जब संख्या में अपनी कमी करने लगेंगे तो उससे क्या होगा, वह संकटग्रस्त की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उसी तरह सूखे की स्थिति में जब उन्हें ना चारा मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पलायन करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे वो जाए वहाँ पे उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिल जाए। जब अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण क्या है, मानव द्वारा जैविक संसाधनों के अंधाधुंध उपभोग। देखिए, जो मानव है अपनी बढ़ती जनसंख्या के डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करता है, पेड़ पौधे काट देता है, जंगलों को नष्ट कर देता है। अगर उसे घर बनाना हो तो आसपास के पेड़ पौधे काट देगा। अगर उसे सड़क निकालना हो तो पेड़ पौधे काट देगा, जंगलों के आसपास से सड़क निकाल देगा। फैक्ट्री बैठाना हो तो ऐसे जगह पे बैठाएगा जहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र मिले। खनिजों को खनन करने के लिए भी वो क्या करता है, खुदाई करता है। इन सब से क्या होता है, जो जैव विविधता है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तीसरा कारण क्या है, जल और वायु प्रदूषण। देखिए, जल और वायु प्रदूषण इतना तेजी से आजकल फैल रहा है कि इसका सीधा सीधा असर आपको जैव विविधता पर देखने को मिल रहा है। इससे क्या है कि जो जैव विविधता है उसमें पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो संकटग्रस्त तो होंगे ही। ठीक है, जो विभिन्न अध्ययन हैं उनके द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि जैव विविधता के लिए जीव जंतुओं के अनुवांशिक स्रोत, प्रजाति और समुदाय सभी की विविधता आवश्यक है। जैव विविधता के लिए जो जीव जंतु हैं उनके अनुवांशिक स्रोत, प्रजाति और समुदाय सभी की विविधता आवश्यक है। इसलिए अनुवांशिक, प्रजातीय एवं सामुदायिक स्तर पर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। देखिए, इसीलिए हम इनका संरक्षण करते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए अनुवांशिक, प्रजातीय एवं सामुदायिक स्तर पे इन प्रजातियों का हम संरक्षण करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इनका जो हम संरक्षण करते हैं वो किन विधियों से करते हैं, किन उपाय के द्वारा हम इनका संरक्षण करते हैं। देखिए, इसके लिए दो उपाय हैं। एक तो है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। कौन सा, स्वस्थानीय संरक्षण, जिन्हें इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ये क्या होता है, जो भी जीव जंतु है, जो भी वनस्पति है, उनको उनके प्राकृतिक स्थान पे ही हम क्या कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं। तो वो क्या कहलाया, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाया, क्योंकि उनके हम प्राकृतिक स्थल पे ही उनका संरक्षण कर दे रहे हैं। जैसे आपने नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुना होगा, उसके अलावा और भी आपने नाम सुना होगा। ये मेजर है। दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये क्या होता है, बाह्य स्थानीय नाम से ही पता है कि उनको हम उनके प्राकृतिक स्थल पे संरक्षित न करके कहीं और ले जाके क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या आता है, आपने चिड़ियाघर देखा होगा, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। आपने जीन बैंक का नाम सुना होगा, वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, एक्स सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण हो गए। इसके अलावा आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बस जो मेजर है उनके बारे में बता रहा हूँ।
अब आगे बात करते हैं स्वस्थानिक कंजर्वेशन है, उसमें कौन कौन से आते हैं। वैसे इसमें तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसका जो 3 ये मेजर है, ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। और तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे जैवमंडल आगार क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो हमारा 3 हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारे यहाँ एक अधिनियम आता है। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वो राज्यों को एक शक्ति दे रखा है। क्या शक्ति दे रखा है? कि आपके क्षेत्र में जो क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतियों एवं जलीय महत्व के हैं, यानी आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा जो क्षेत्र है जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतियों एवं जलीय महत्व के हैं और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। अगर आपके क्षेत्र में इतना इम्पोर्टेंट अगर कोई क्षेत्र है तो आप उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी ऐसा क्षेत्र मिले जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतियों एवं जलीय महत्व के हैं और उनका संरक्षण किया जा रहा हो, तो वो क्या है? हमारे नेशनल पार्क है। इसके बारे में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का जो मानव एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं है। कोई भी आप यहाँ पे पर्यटन के लिए नहीं जा सकते, शिकार के लिए आप हथियार लेके नहीं जा सकते, अपने जीव जंतुओं, अपने मवेशियों को नहीं चरा सकते, जो वन का उत्पाद है वो उसको यहाँ से आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है नेशनल पार्क से। अगर बात करें 2021 तक का डाटा है, हमारे यहाँ कितने टोटल राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 है। उसमें हमारा जो सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेशनल पार्क पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मैं आगे। जो सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंजाब में एक भी आपको नेशनल पार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको राष्ट्रीय उद्यान से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी वन्यजीव अभयारण्य। ये क्या होता है? देखिए, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वो राज्यों को एक और अधिकार दे रखा है। ठीक है, वो क्या है? कि यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हो, अगर राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हो, अर्थात जहाँ पर पर्याप्त जैविकीय, भू आकृतिक, जीव जंतु, वनस्पतियों आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। यानी वन्यजीव अभयारण्य क्या है? कि ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, अर्थात जहाँ पे जैविकीय, भू आकृतिक, जीव जंतु, वनस्पति आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र की वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है? देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि किसी विशेष जीव जंतु के लिए भी मनाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नहीं है कि हाँ, वहाँ पे पूरे जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उनको सामान्य रूप से संरक्षण किया जाए। ये किसी विशेष जीवों के लिए बनाया जा सकता है, जैसे आपने पक्षी अभयारण्य का नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है, न तो ज़्यादा जीव जंतुओं की बहुलता होती है और ना ही कम होती है, यानी मीडियम रहता है। ये एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पे माने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीव जंतु है जिनका संरक्षित किया जाना आवश्यक है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आप अगर चारे के लिए या अपना मवेशी चराने के लिए, ये सब के लिए अगर जाते हैं तो अलाउ है। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे, जैसे आप घर बनाना, शिकार करना, ये छोड़ दे, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे आप वनों से उत्पाद भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आप नेशनल पार्क में ऐसा नहीं कर सकते। नेशनल पार्क में समान रूप से बहुत सारे जीव जंतुओं का हम क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र पे जहाँ पे जीव जंतुओं की इनकी बहुलता हो, यानी निम्न से ऊपर हो और ज़्यादा से कम हो, यानी इतना हो कि मीडियम हो। फिर यहाँ पे आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में हम नहीं जा सकते थे। इसके बारे में मैं जो डिफरेंस है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या है। फिलहाल यहाँ से आप इतना याद रखिएगा, जो वन्य जीव अभयारण्य है वो क्या है? ये किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र को
जैव विविधता की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण मानते हो, यानी अगर राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हो, अर्थात जहाँ पे पर्याप्त जैविकीय, भू आकृतिक, जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को हम वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। यानी आपको किसी भी राज्य में ऐसा क्षेत्र देखने को मिले तो वो वन्यजीव अभयारण्य है, अगर राज्य उसे घोषित कर दिया हो तो। ठीक है। अगर बात करें दिसंबर 2020 तक का डाटा है, हमारे यहाँ कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 566 वन्यजीव अभयारण्य है। और सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में 49। ये तो हो गया वन्यजीव अभयारण्य। अब बात करते हैं पक्षी अभयारण्य की। तो देखिए पक्षी अभयारण्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जो जीव जंतु है उनको संरक्षित करने के लिए भी बनाया जाता है। यानी ऐसा सेंचुरीज होता है जहाँ पे आप किसी स्पेसिफाइड जो जीव जंतु है उसको संरक्षित कर सकते हैं। यानी ऐसा अरण्य या वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हो। तो कहाँ पे ऐसे रह सकते हैं? जहाँ पे कोई आदमखोर जीव जंतु ना हो, जहाँ पे कोई हिंसक जीव जंतु नहीं रहता हो, वहीं पे तो कोई बिना किसी जानवर के भय के रह सकते हैं। तो कौन सा हो सकता है? पक्षी अभयारण्य हो सकता है। अगर बात करें हमारे देश में कितने पक्षी अभयारण्य हैं, तो 72 है। कब तक का डाटा है? 2020 तक का डाटा है। और सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य हमारे यहाँ कौन सा है? तो तमिलनाडु में जो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य है वो हमारा सबसे पुराना है। और पहला मानव निर्मित कौन सा है? महाराष्ट्र में जो सागेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है वो हमारा मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखिए ऐसे क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपको एक या एक से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल सकता है, नेशनल पार्क भी मिल सकता है, या दोनों मिल सकता है। तो ये है क्या है, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। ठीक है। ये 3 जोन होते हैं। सबसे पहले होता है एक कोर जोन होता है। ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ कौन जा सकता है? जो वन विभाग के अधिकारी है वही जा सकते हैं। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन में आप शोध अनुसंधान के लिए कुछ छूट मिलता है आपको। यानी अगर आपको किसी टाइप का शोध करना है, कुछ अनुसंधान करना है, तो आप बफर जोन में जाके कर सकते हैं। तीसरा होता है संक्रमण जोन। जो संक्रमण जोन होता है उसमें क्या होता है कि आप घर भी बना सकते हैं, पर्यटन के लिए अलग अलग जो एक्टिविटी है आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर बात करें हमारे यहाँ कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो हमारे यहाँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला कौन सा है? नीलगिरी है। और नया कौन सा है? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व से इतना याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने के नियम क्या है। देखिए अगर इसके नियम की बात करें तो हमारे यहाँ जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसी के माध्यम से इन दोनों को घोषित किया जाता है। और घोषित कौन करता है? राज्य घोषित करता है। ठीक है। तो आप ये इतना याद रखिएगा, इसको घोषित कौन करता है? राज्य घोषित करता है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है राज्यों को इसके लिए अधिकार दे रखा है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है, क्योंकि कोई भी वन्य जो है कहाँ पे पाया जाता है? राज्य में ही पाया जाता है। और किसी भी क्षेत्र के बारे में ज़्यादा डिटेल से नॉलेज कौन रखता है? राज्य सरकार रखता है, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि यदि वह किसी क्षेत्र को जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती हो तो वे उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित कर सकती है। यानी उन्हें अधिकार है कि अगर वो किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती हो तो उस क्षेत्र को वे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित कर सकती है। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करना होता है। देखिए इसके लिए दो टाइप की अधिसूचना होता है। एक तो होता है प्रारंभिक अधिसूचना। इसमें राज्य सरकार जो है, जो वन्य विभाग के अधिकारी है, उन्हें किसी क्षेत्र में भेजते हैं और वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप जाके देखिए वहाँ पे किस टाइप के जीव जंतु रहते हैं, कौन से वनस्पतियाँ वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे कितनी विविधता पाई जाती है। वो सारे जो डाटा है वो कलेक्ट करके लेके आते हैं प्रारंभिक जो अधिसूचना होता है उसमें। उसके बाद जो है निर्णायक अधिसूचना होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो राज्य सरकार है
जो क्षेत्र नेशनल पार्क का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करता है तो उसे नेशनल पार्क बना दिया जाता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्राइटेरिया फुलफिल करता है उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाता है। ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित किए जाने के नियम। अब देखते हैं इनमें अंतर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें अंतर क्या है। अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो मैंने आपको बताया ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी जो मानव एक्टिविटी है वो नहीं देखने को मिलेगा। आप जानवर को नहीं चराने जा सकते, जो जंगली उत्पाद है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किए जाते हैं, यानी जो विशेष प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पति है, उनके लिए किया जाता है। अर्थात इस विशेष शरणस्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं होता है, यहाँ पे सभी को सामान्य रूप से संरक्षित किया जाता है। ये तो हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर होता है। जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पे आप जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ी आदि इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दें, जैसे मानव की बसने पे जो है प्रतिबंध होता है, यानी वहाँ पे मानव जो है नहीं बस सकते हैं। पर्यटन के लिए अनुमति होता है। वन्य जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के लिए के संरक्षण के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी स्पेसिफाइक जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उनके लिए किया जा सकता है, यानी किसी विशेष प्रजाति के लिए इसको गठन किया जा सकता है, ठीक है। अगर बात करें, जो एक अभयारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, लेकिन जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसको अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा जो है आपको इन दोनों में अंतर यही है। और बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसके बाहरी क्षेत्र में मानव को बसने और परंपरागत कार्यों की करने की अनुमति होती है। यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जयमंडल आगार क्षेत्र होता है, वहाँ पे आप जो इसका तीसरा क्षेत्र होता है जिसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे मानव भी बच सकता है, और कुछ जो परंपरागत कार्य है उसको भी करने की अनुमति होती है, जैसे जानवरों को चराना, लकड़ी इकट्ठा करना, जंगली उत्पाद इकट्ठा करना, ठीक है, पर्यटन को, इन सबको यहाँ पे मंजूरी होती है। तो आपको यहाँ पे इनमें अंतर पता चल गया। अब बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये क्या होते हैं। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, बात करते हैं, ठीक है। एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है, कौन सा, जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा संकट की स्थिति में आ गए होते हैं। यानी इन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं, इन्हें हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं, ये ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में आपको जैव विविधता देखने को मिलेगा। यहाँ पे जीव जंतुओं, वनस्पतियों, इनकी बहुत विविधता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मानवीय क्रियाकलाप है उसके कारणवश जो है ये संकट की स्थिति में आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तप्त स्थल होते हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। अगर बात करें तो विश्व का जो है 8% से भी अधिक जैव विविधता हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है। हमारे देश में कुल 4 हॉटस्पॉट है, उसमें से जो 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र है उसको विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा गया है। जैसे आपने हिमालय क्षेत्र का नाम सुना होगा, इंडो बर्मा क्षेत्र का नाम सुना होगा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, और सुडालैंड। जो पश्चिमी घाट और सुडालैंड है इसको विश्व की जो सबसे सर्वाधिक जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं उसमें इन्हें रखा गया है। तो आपको जैव विविधता से इतना याद रखना है कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मानव के क्रियाकलापों के द्वारा जो जैव विविधता है वो संकट की स्थिति में आ गए हैं। अब बात करते हैं होप स्पोर्ट की। आप में से बहुत लोग हैं होंगे जो पहली बार होप स्पोर्ट के बारे में सुन रहे होंगे। होप स्पोर्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। होप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यानी अभी तक हमने जितना भी देखा वो कहाँ पे देखा, स्थल पे देखा। स्थलों पे उनको संरक्षित करने की, उन्हें विभिन्न उपायों को देखा कि हमने किन किन उपायों से उन्हें स्थल पे संरक्षित किया। तो अब पानी के अंदर जो जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं उन्हें संरक्षित करते हैं, उन्हें किसके अकॉर्डिंग करते हैं, होप स्पोर्ट के अंदर करते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें होप स्पोर्ट कहते हैं। और इसकी अवधारणा कब आई, इसकी अवधारणा 2009 में आई, जब मिशन ब्लू आया, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने होप स्पोर्ट को चिन्हित किया और उन्हें संरक्षित किया, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका संरक्षण किया जाता है
जिनमें से कुछ पहले से ही संरक्षित होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों की संरक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, होप स्पॉट से आप इतना समझिए कि ये सागर का वह क्षेत्र होता है जहाँ महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे हॉट स्पॉट का हमने देखा कि वो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जैव विविधता जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मानव क्रियाकलापों के द्वारा वो संकटग्रस्त हो गए हैं। तो समुद्र के अंदर जो पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए हमने होप स्पॉट की अवधारणा लाई। कब? 2009 में। किसके अकॉर्डिंग? मिशन ब्लू के अकॉर्डिंग। अगर बात करें हमारे यहाँ दो होप स्पॉट कौन से हैं, तो IUCN के अकॉर्डिंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है हमारा दो होप स्पॉट क्षेत्र है। अब बात करते हैं आर्द्रभूमि। अब आर्द्रभूमि क्या है? इन्हें हम रामसर साइट भी कहते हैं। रामसर साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ईरान का जो स्थल है रामसर, वहाँ पे यूनेस्को द्वारा एक सम्मेलन हुआ 1971 में, जिससे इसका नाम पड़ा रामसर साइट। क्योंकि रामसर में जब ये सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि विश्व में जितने भी आर्द्रभूमि हैं, ठीक है, उन्हें हम संरक्षित करेंगे। वहाँ पे जो भी जीव जंतु वनस्पति वहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाती है, उन्हें संरक्षित करेंगे। तो ईरान के रामसर स्थल पे ये हुआ, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? रामसर स्थल कहते हैं। यह सम्मेलन जो है 1975 से करवाई में आया। यानी जब हम बात करते हैं जितने भी वेटलैंड की, तो इनकी अवधारणा कब आई? इनका तो डिजाइन हुआ था 1971 में रामसर में, ईरान का जो स्थल है रामसर में। लेकिन एक्चुअली में ये करवाई में कब आया? 1975 में आया। तो आपसे कहीं से पूछ सकता है कि जो रामसर स्थल का जो करवाई है वो कब आया? तो 1975 में आया। और सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ठीक है, इन्हें रामसर स्थल भी कहते हैं क्योंकि ईरान के जो रामसर स्थल पे इनका 1971 में सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उस पे इसका नाम पड़ गया रामसर। ठीक है, अब ये होते क्या है? तो रामसर स्थल स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणशील भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पे होता है या भूमि उथले पानी से ढकी हुई होती है। देखिए, आर्द्रभूमि क्या होता है या रामसर स्थल क्या होता है? स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणशील भूमि होता है, जहाँ जल जो है आमतौर पे क्या होता है? सतह के ऊपर होता है पानी, या भूमि जो है उथले पानी से ढका होता है, यानी थोड़े से पानी के ऊपर ढका होता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल, पर्यावरण और संबंधित पौधे एवं पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारण है। जो जल है, ठीक है, आर्द्रभूमि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल, पर्यावरण और संबंधित पौधे एवं पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारण है। वहाँ पे जल ही जो है पर्यावरण को, जो संबंधित पौधे हैं, पशु है, उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर बात करें हमारे यहाँ कितने रामसर स्थल हैं, तो 75 रामसर स्थल है। और जो 1981 में चिल्का झील है हमारा, वो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया। यानी हमारा जो पहला रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का झील है। कब किया गया उसे? 1971 में। आपको ये पता चल गया इसका रामसर स्थल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ईरान के रामसर में जो है 1971 में जो सम्मेलन हुआ, उसी पे इसका नाम रामसर स्थल पड़ा। इन्हें वेटलैंड और या हिंदी में आर्द्रभूमि भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? हमारे यहाँ जो बाघों की संख्या है उसमें लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके कारण 1973 में एक सरकार ने अवधारणा लाई, केंद्र सरकार ने, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने क्या किया? बाघों को अलग अलग जगहों पे जहाँ पे उनका प्राकृतिक स्थल था, वहाँ पे हमने संरक्षित किया। ठीक है, अगर बात करें तो हमारे यहाँ 18 राज्यों में कुल 52 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 52 टाइगर रिजर्व है। जिसमें आपने बांदीपुर का नाम सुना होगा, पन्ना का नाम सुना होगा। बांदीपुर कर्नाटक में है, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। ये फेमस है। आपने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है, उसका भी नाम सुना होगा। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हम बाघों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंडर। और ये कब आया? 1973 में आया। 2018 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 2967 बाघों की संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसमें हम क्या करते हैं? जो एलिफेंट है उनको संरक्षित करते हैं। यानी जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बाघों को संरक्षित किया, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर हमने अ, हाथियों को संरक्षित किया। इसकी अवधारणा कब आई? 1992 में आई। और ये भी केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। अगर बात करें
इसमें हम क्या करते हैं, हाथियों तथा उनके जो आवास है, गलियारे हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मानव पशु विरोध की समस्या को हल करते हैं, यानी बहुत से जगहों पे आप देखते होंगे ना कि हाथियों द्वारा सड़क को जाम कर दिया जाता है, यानी एक्चुअली में तो उनका ही प्राकृतिक आवास होता है, लेकिन मानव ने वहां से सड़क निकाल के अलग अलग जो कार्य करके उनके जो प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है। पालतू हाथियों का कल्याण करना, ठीक है। अगर बात करें तो अभी तक हमारे यहाँ कितने एलिफेंट कॉरिडोर है, तो 101 हमारे यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर है। उसमें नीलगिरी वायनाड जो है काफ़ी फेमस है। तो ये रहा आज की वीडियो में, इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।